हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का यूनिट 8 जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। फ्रेंड्स, पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। दिस चैप्टर विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट। यहाँ पे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देखेंगे और फिस्कल पॉलिसी एफआरबीएम एक्ट देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है इज़ द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री कंट्रोल्स सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या वहाँ की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वहाँ पे क्या क्या कंट्रोल करती है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है, मनी के अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करती है, मनी के कॉस्ट को कंट्रोल करती है, या फ्रेंड कॉस्ट ऑफ मनी को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो इससे क्या है, हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ और स्टेबिलिटी में हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये दो तरह की होती है, एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इंक्रीजेज द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है और डिक्रीज द टोटल सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। Expansionary policy is traditionally used to combat unemployment in a recession by lowering rate of interest, while contractionary policy involves raising interest rate in order to combat inflation. Unemployment को कम करने के लिए expansionary policy के थ्रू हम लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाता है और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉन्ट्रास्टेड विद फिस्कल पॉलिसी विच रिफर्स टू गवर्नमेंट बोरोइंग, स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेंड कंट्री में मनी के सप्लाई को और अवेलेबिलिटी को और कॉस्ट को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के बोरोइंग, स्पेंडिंग और टैक्सेशन को कंट्रोल करता है। तो आइए देखते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा टूल्स है फ्रेंड वो है बैंक रेट। बैंक रेट जो है उसको हम लोग डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। यह वो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसपे कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों को लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करती है एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को भी। इट इज़ यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। तो मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो इसको यूज़ करती है। However, the role of bank rate as an instrument of monetary policy has been very limited in India because of this basic factor. इंडिया में बैंक रेट का जो है वो बहुत ही लिमिटेड रोल है क्योंकि इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं। क्या क्या है वो बेसिक फैक्टर? द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय आरबीआई। जो इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर है वो आरबीआई एडमिनिस्टर करता है। कमर्शियल बैंक इंजॉय स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटीज एंड नॉट नेसेसरली रीडिस्काउंट देयर एलिजिबल सिक्योरिटीज विद आरबीआई एट बैंक रेट। कमर्शियल बैंक जो है वो स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटी जो है वो इंजॉय करता है और वो रीडिस्काउंट आर नॉट नेसेसरली रीडिस्काउंट देयर एलिजिबल सिक्योरिटी विथ आरबीआई एट बैंक रेट। और बैंक रेट पे ही वो अपने इस फिनेंस को रीडिस्काउंट नहीं कर सकता है। द बिल मार्केट इज अंडर डेवलप्ड। बिल मार्केट जो है वो अभी अंडर डेवलप्ड है हमारे यहाँ। एंड द डिफरेंट सब मार्केट ऑफ द मनी मार्केट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैंक रेट। और मनी मार्केट के जो डिफरेंट सब मार्केट हैं वो बैंक रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, बिल मार्केट जो है वो एक मार्केट है, एक तरह का मार्केट है जहाँ पे कि शॉर्ट टर्म बिल्स जो है वो जनरली 3 मंथ्स के लिए वहाँ पे सेल आउट किए जाते हैं। और अभी प्रेजेंट में फ्रेंड हमारा बैंक रेट जो है वो 4.65% है। अब नेक्स्ट जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल है वो है कैश रिजर्व रेशियो। फ्रेंड्स, बैंकिंग सिस्टम को हम लोग अभी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम भी कहते हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश विद द सेंट्रल बैंक। बैंकों को उनकी जो डिपॉजिट लाइबिलिटी है उनका एक फ्रैक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक के पास लिक्विड कैश के रूप में रखना होता है। तो द कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू दिस लिक्विड कैश दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन विद द आरबीआई।
एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, जो कैश रिजर्व रेशियो है वो एक लिक्विड कैश है जो कि बैंकों को अपने आरबीआई के साथ मेंटेन रखना होता है, जो कि उनके नेट डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी का एक सर्टेन परसेंटेज है। तो अभी फ्रेंड्स प्रेजेंट में जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है वो 3% है। अब हाउ सीआरआर यूज ए टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब सीआरआर को हम लोग क्रेडिट कंट्रोल के टूल के रूप में कैसे आरबीआई यूज करते हैं ये देखते हैं। तो सर सीआरआर जो है वो 1950 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। मनी सप्लाई इज increasing the CRR, thereby reducing the deposit available with bank to make loans and hence reducing the money supply in inflation। फ्रेंड्स, जब भी मार्केट में जब जो सप्लाई जो है, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, तो आरबीआई क्या करता है कि वो सीआरआर को बढ़ा देता है। तो सीआरआर को बढ़ाने से क्या होता है, बैंकों को ज़्यादा कैश रिजर्व रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो इससे क्या होगा कि उनके पास जो अवेलेबल डिपॉजिट होते हैं जिनके बेसिस पे वो फर्दर फिनेंस कर सकते हैं, तो वो डिपॉजिट जो है बैंकों के पास कम हो जाती है, और इससे क्या होता है, जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो जब भी मनी सप्लाई ज़्यादा होगी बैंक सीआरआर को बढ़ा देगा, और जब मनी सप्लाई कम होगी तो बैंक सीआरआर को कम कर देगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा मॉनिटरी टूल है फ्रेंड्स वो है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या है? ऑल बैंक्स रिक्वायर मेंटेनिंग इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स, सारे बैंक्स को कुछ जो है कैश और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज रखना होता है। हेयर बाय अप्रूव्ड सिक्योरिटीज वी मीन डेटेड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो बैंकों को इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना होता है। अभी प्रेजेंट में फ्रेंड हमारा जो एसएलआर है वो 18% है। दिस एसएलआर इज डिटरमाइंड एज परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। फ्रेंड, सीआरआर जो था वो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के ऊपर था, और ये जो एसएलआर है वो टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के ऊपर है। इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलवेज डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एसएलआर। इंडिया में एसएलआर कौन डिटरमाइन करता है? वो आरबीआई करता है। देयर आर सम रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग एसएलआर। एसएलआर को इंट्रोड्यूस करने के लिए पीछे कुछ कारण थे। इसमें क्या क्या है? कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। एसएलआर का रेशियो जो है वो बैंक क्रेडिट के एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। एसएलआर इन अ वे इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के सॉल्वेंसी को इंश्योर करता है। बाय डिटरमाइनिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन वे कंपेल्स द कमर्शियल बैंक टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और एसएलआर के थ्रू आरबीआई जो है वो बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करवाता है। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो हमारा है मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम। फ्रेंड, जब ईयर 2004 में जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अलाउ किया गया कि वो इंडियन स्टॉक को बाई कर सकते हैं, तो दिस हैज़ रिजल्टेड इन एन ओवर सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर्स इन द इंडियन मार्केट। तो इससे क्या हुआ, इंडियन मार्केट में यूएस डॉलर्स की सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई। तो अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट वुड इशू एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल एंड और डेटेड सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ ऑक्शन अंडर द एमएसएस। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी वो ऑक्शन करती है। इन एडिशन टू द नॉर्मल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। इससे क्या होता है कि नॉर्मल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स तो होती ही है गवर्नमेंट की, और इससे वो जो सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको भी वो एब्जॉर्ब करती है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी टू द फाइनेंशियल मार्केट एंड इंडिकेटिव शेड्यूल फॉर इशुएंस ऑफ ट्रेजरी बिल्स डेटेड सिक्योरिटीज ऑन ए क्वार्टरली बेसिस इज बीइंग अनाउंस्ड। और इसमें ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी लाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं उनका जो इशुएंस प्राइस और जो भी ये होता है इंडिकेटिव शेड्यूल, उनको वो क्वार्टरली बेसिस पे अनाउंस करती है। फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा मॉनिटरी टूल है वो है रेपो रेट। अभी प्रेजेंट में हमारा रेपो रेट जो है वो 4.40% है। तो फ्रेंड, जो रेपो रेट है इसका मतलब ही है रीपरचेज।
रीपर्चेज का मतलब है कि आरबीआई जो है वो बैंकों को शॉर्ट टर्म मनी जो है वो इस रेट पे उधार में देती है। बैंक लेंडिंग रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ रेपो रेट्स, और हमारे बैंकों का जो लेंडिंग रेट होता है वो रेपो रेट के मूवमेंट से ही डिसाइड होता है। अभी तो फ्रेंड हमारे बैंकों में देखिए इंट्रोड्यूस भी हो गया है रेपो रेट लिंक्ड बैंक बेस रेट जो होता है, जिस पे हम लोग लोन अवेलेबल कराते हैं कस्टमर्स को। तो ये उसी की बात यहाँ पे कह रहा है। अब अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो जो है वो अभी हमारा प्रेजेंट में कितना है 3.75%। फ्रेंड्स रेपो रेट जो है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट में जो आरबीआई जो है वो आरबीआई के पास बैंक जो है वो अपना शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो रख सकते हैं, और आरबीआई इसके ऊपर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। Thus, we can conclude that repo rate signifies the rate at which liquidity is injected into the banking system by RBI, whereas reverse repo rate signifies the rate at which the central bank absorbs excess liquidity from the bank. तो इसे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो रेपो रेट है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी जो है उसको बढ़ाता है, और रिवर्स रेपो जो है वो एक्सेस लिक्विडिटी को सक करता है। अभी नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अंडर द ओएमओ द आरबीआई बाइज और सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द सेकेंडरी मार्केट। ओएमओ में आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बाई या सेल कर सकता है। बाई अब्जॉर्बिंग बॉन्ड्स इट ड्राइव्स अप बॉन्ड यील्ड्स एंड इंजेक्ट मनी इनटू द मार्केट। When it sell bonds it does so to suck money out of the system। तो जब भी मार्केट में मनी इंजेक्ट करना होता है तो आरबीआई क्या करेगा, वो बॉन्ड्स को सेल कर देगा। तो जब सेल करेगा तो मनी जो है वो आरबीआई के पास आएगी, और जब वहाँ पे मार्केट में मनी इंजेक्ट करना होगा तो वो क्या करेगा, वो बॉन्ड्स परचेज करेगा। तो बॉन्ड परचेज करेगा तो मार्केट में मनी का इनफ्लो ज़्यादा होगा। तो ओएमओ ऑपरेशन का काम जो है वो मार्केट में मनी को इंजेक्ट करना और एक्सेस मनी को सक करने के लिए ओएमओ का आरबीआई हमेशा यूटिलाइज करता है। अभी फ्रेंड्स, हाउ डिड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया रिस्पॉन्ड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये हम देखेंगे। फ्रेंड यहाँ पे जो है वो 5 वो दिए गए हैं, जिसमें कि हमारा पहला जो है लिक्विडिटी इंजेक्शन द काउंटर पार्टीज इन्वॉल्व्स वेयर बैंक। लिक्विडिटी जो है वो काउंटर पार्टीज के थ्रू बैंकों में इन्वॉल्व की जाती है। दूसरा है नो डाइल्यूशन ऑफ कोलेट्रल स्टैंडर्ड। तीसरा है लार्ज लिक्विडिटी इंजेक्शन द रिजर्व बैंक्स बैलेंस शीट डिड नॉट शो अनयूजुअल इंक्रीज अनलाइक ग्लोबल ट्रेंड्स। फोर्थ जो है दैट इज मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटेटेड बेटर सीक्वेंसी ऑफ मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी मेजर्स। और लास्ट इज यूज ऑफ प्रो साइक्लिकल प्रोविजनिंग नॉर्म्स एंड काउंटर साइक्लिकल रेगुलेशंस ahead of the global crisis helped enhance financial stability। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है दैट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एम्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे आरबीआई का क्या है, मॉनिटर द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस, इंश्योर हायर बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन टू अचीव हायर ग्रोथ बट एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट द क्रेडिट क्वालिटी। इससे हमारा फ्रेंड्स इंश्योर होता है हायर बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन और हायर ग्रोथ जो है इसमें अचीव होता है, बट एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट द क्रेडिट क्वालिटी, और हमारे क्रेडिट क्वालिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे हमारा प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन होता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन होता है। गिव थ्रस्ट ऑन इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से हम क्या क्या चीज़ मैनेज कर सकते हैं। पहला है हमारा इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, दूसरा है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, और तीसरा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है। इन इकोनॉमिक्स फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक्स में फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये गवर्नमेंट के स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। अभी फ्रेंड्स हमारे इसमें देखिए
इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। हमारे फिजिकल पॉलिसी के मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और टैक्सेशन है। चेंजेस इन द लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग वेरिएबल्स इन द इकोनॉमी। अब इन टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो चेंजेस होंगे वो हमारी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करेंगे? तो वहाँ पे ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है और इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल है वो इम्पैक्ट होगा। द पैटर्न रिसोर्स एलोकेशन, जो रिसोर्स एलोकेशन है उसका पैटर्न हम लोगों का चेंज होगा, इफेक्टेड होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टेड होगा। तो फिजिकल पॉलिसी रिफर टू द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द बजट आउटकम ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फिजिकल पॉलिसी मेनली क्या है? ये ओवरऑल इफेक्ट है बजट आउटकम ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब फ्रेंड्स इसमें जो नेक्स्ट है हमारा वो है FRBM एक्ट। FRBM एक्ट क्या है? FRBM का फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये अगस्त 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी ये एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है देखिए। द FRBM एक्ट हैज़ 4 मेन रिक्वायरमेंट्स। FRBM एक्ट का 4 मेन रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें कि पहला जो है इट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट्स ईच ईयर। ये गवर्नमेंट को 3 स्टेटमेंट जो है हर साल देनी होती हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? अलॉन्ग विद द बजट, बजट के साथ साथ 3 स्टेटमेंट और देनी होती हैं। पहला है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, दूसरा है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी, और चौथा है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। फ्रेंड ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा कि 3 स्टेटमेंट जो एवरी ईयर गवर्नमेंट्स को देने होते हैं पार्लियामेंट के समक्ष, वो है आपका मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब सेकंड क्या है? सेकंड, द एक्ट लेज डाउन फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सेंटर टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट। आपका फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाने होते हैं। क्यों बनाने होते हैं? फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए। तो ये इसका अभी कोई एक्ट में कोई रूल प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ये मिनिमम जो है वो 3% ऑफ GDP होना चाहिए। तीसरा जो है एक्ट प्रोहिबिट्स द सेंटर फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम द RBI, दैट इज इट बैन्स डेफिसिट फिनेंसिंग थ्रू मनी क्रिएशन। ये एक्ट जो है सेंटर को RBI से बोरो करने में प्रोहिबिट करता है। इट बैन्स डेफिसिट फिनेंसिंग थ्रू मनी क्रिएशन। चौथा जो है फिनेंस मिनिस्टर इन्फॉर्म टू क्वार्टरली रिव्यूज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड टू टेक करेक्टिव मेजर्स इफ द रिव्यू शो डिविएशन। फिनेंस मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट को ऑलवेज हर क्वार्टरली रिव्यू इन्फॉर्म करेंगे एंड टू टेक करेक्टिव मेजर्स इन द रिव्यू इफ शो डेविएशन। अगर कोई डेविएशन होता है तो उसके करेक्टिव मेजर्स के रिव्यू को भी वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो डेविएशन शैल बी परमिसेबल विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका फिजिकल पॉलिसी में कोई डेविएशन है तो वो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द मेन थीम ऑफ FRBM एक्ट इज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन बोरोइंग एंड हेल्प टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट इन फेज्ड मैनर। तो FRBM एक्ट जो है वो गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी रिड्यूस करता है बोरोइंग करने में और फिजिकल डेफिसिट को कम करने में भी हेल्प करता है। तो फ्रेंड इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हुआ। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, और अगर आपको लाइक और डिसलाइक करना है तो आप थम्स डाउन के बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।